तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए, जहां पर हफ्ते की दमदार शुरुआत के लिए आपको आते दिख रहे हैं संकेत। पिछले हफ्ते के ठंडे, सुस्त, कमजोर हफ्ते के बाद आज इस हफ्ते की बेहद शानदार शुरुआत के आसार। उसके बाद क्या, यह है बड़ा सवाल। जवाब है तैयार। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि इस हफ्ते की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, एक्शन कहां पर रहेगा और स्टॉक्स और सेक्टर्स फोकस में कौन से हैं। बताएं सर, आज के लिए अहम ट्रिगर्स कौन से हैं? ट्रिगर्स दीप दुनिया भर के बाजारों से आते दिख रहे हैं और वो मजबूती से आते दिख रहे हैं, स्पेशली अमेरिका से। लगातार 7वें दिन S&P ने नया रिकॉर्ड बनाया है, नेस्डेक फिर से रिकॉर्ड पर पहुंचा है और साथ ही साथ आमतौर पर तीनों साथ में चलने के लिए जाने माने नहीं जाते हैं आजकल, लेकिन डाउ ने भी 150 अंकों की लगाई छलांग। दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ तो डे हाई पर बंद हुआ और ये एक बड़ी अमेरिकी बाजारों की तगड़ी तेजी रही। आज फिर से ओपेक प्लस देशों की बैठक होने जा रही है। उत्पादन कटौती को लेकर आज फैसला होने की संभावना है। प्राइमरी बाजार से सेकेंडरी मार्केट में अपनी पारी की शुरुआत करता हुआ एक और खिलाड़ी जिसके आईपीओ को मिला दमदार रेस्पॉन्स, IPL यानी कि इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड। इसकी लिस्टिंग पर करेंगे विस्तार से बातचीत। और एक और आईपीओ बड़ा दिग्गज जो खुलने की तैयारी में, संभावना पूरी इसी महीने यह आईपीओ 8,000 करोड़ से ज्यादा की साइज का आईपीओ, जोमेटो का आईपीओ सेबी से मंजूर हो चुका है। बस तैयारी है इसकी भी। बिल्कुल सर, तो आईपीओ मार्केट्स में तो दमदार एक्शन है। एक नई लिस्टिंग है, जोमेटो को आईपीओ को अर्जी मिल चुकी है। 2 आईपीओ इस हफ्ते भी खुलने वाली हैं जिस पर सर की राय लेंगे, तो वहां पर तो फोकस बना रहेगा। आज का सेटअप भी समझना है सर, पर एक बार जरा ग्लोबल मार्केट्स पर नजर डाल देते हैं। आज ऑफ कोर्स अमेरिकी बाजार बंद है, पर थर्सडे और फ्राइडे को डाउ में जबरदस्त एक्शन देखा, दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ। S&P भी लगातार रिकॉर्ड बना रहा है और जो इनका जून महीने का जॉब्स डेटा आया वो भी काफी मजबूत था। अनुमान 7 लाख जॉब्स का था, जोड़ी 8.5 लाख जॉब्स हैं। कैसे देखें इस पूरे ग्लोबल सेटअप को सर? दीप, वैसे ही देखें जैसे मार्केट दिखा रहा है, नहीं तो हर एक अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमी से जुड़ी हुई हर एक खबर के 2 पहलू होते हैं। अगर बड़ी तेजी से जॉब डेटा आए हैं मजबूती के साथ, नौकरियां काफी जरूरत से ज्यादा बढ़ी है, इसका मतलब इकोनॉमी मजबूती के साथ कामकाज कर रही है, आगे के लिए संकेत अच्छे हैं। तो ऐसे में आपके लिए जो स्टिमुलस पैकेज है या लिक्विडिटी है वो धीरे धीरे फेड कम करेगा और ब्याज दरें बढ़ने का खतरा रहेगा। ये नेगेटिव व्यू हो सकता है अगर बाजार गिरते तो, लेकिन चूंकि बाजार बढ़े तो इसका मतलब बाजार ये मानकर चल रहे हैं कि जो नौकरियां बढ़कर आ रही है, कंपनियों की कमाइयां बढ़ रही है, रिजल्ट तगड़े आ रहे हैं और डिमांड स्ट्रांग है, तो ऐसे में भले ही महंगाई बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली कंपनियों की कमाई बढ़ेगी और उस लिहाज से बाजारों को मजबूत रहना चाहिए। तो इन दोनों व्यूज में बाजार ने दूसरा व्यू पसंद किया है, मजबूती वाला। तो हर खबर में आप दोनों तरह से देख सकते हैं। यही खबर अगर बाजार गिरा होता तो शायद हमें इस हिसाब से विश्लेषण करना पड़ता है कि 2023 में ब्याज दरें बढ़ेगी, 2022 में ही कहीं ना बढ़ जाए, जो फेड है फिर से बातचीत करना शुरू ना कर दें कि हमें कब से खत्म करना है, कब से ब्याज दरें बढ़ाने के बारे में सोचना है। तो ये दोनों पहलू हैं। अल्टीमेटली एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत है और वो ये है कि पैसा सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में बन रहा है, ग्लोबल मार्केट्स में भी दमदार तरीके से। और ऐसे में आमतौर पर जब तक कंपनियों की कमाइयों पर आपको भरोसा है तब तक एक बार आप इकोनॉमी पर व्यू लेना चाहते हैं, भले वो ओवरहीटेड हो, भले बहुत जरूरत से ज्यादा इकोनॉमी में आपको मजबूती दिख रही है और उसके चलते हुए आगे चलते हुए ब्याज दरें बढ़ने का खतरा भी हो, लेकिन तब भी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है शायद उनका ये मानना है कि ठीक है, अगर ब्याज दरें बढ़ने के संकेत आए तो भी एक हल्का फुल्का करेक्शन तेजी के मार्केट में हो जाता है। देखिए, मंदी के बाजार का बॉटम तब बनता है जब ब्याज दरें लोएस्ट लेवल पर हो, तेजी के बाजार का टॉप तब बनता है जब ब्याज दरें हाईएस्ट लेवल पर जाए। तो अभी तो बढ़ने की शुरुआत होगी, ब्याज दरें बढ़कर हाईएस्ट किस लेवल तक जाएगी उसमें अमेरिका में अभी काफी वक्त है। तो मेरे ख्याल से उस लिहाज से अमेरिका के बाजार अभी भी थोड़ा और अपसाइड दिखा सकते हैं, ऐसा अमेरिका के लोगों का, अमेरिका के बाजारों का मानना है। और उसी के दम पर आपने तेजी देखी है। और तेजी सिर्फ ये अंकों में मत देखिए दीप, तेजी की क्वालिटी देखिए। ऐसा मुझे याद नहीं आता पिछली बार कब हुआ था कि लगातार 7 दिनों तक S&P इस तरह से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए। S&P
500 एक ब्रॉडर इंडेक्स है, बड़ा इंडेक्स है। इसका मतलब क्लियर कट है कि कोई लिमिटेड स्टॉक्स की तेजी अमेरिका में नहीं होती दिख रही है। ये चौतरफा खरीदारी वाला माहौल है और S&P जैसा इंडेक्स 7 दिन से हाई बना रहा है। नेस्डेक एकदम हाईएस्ट लेवल पर है, फ्राइडे को भी रिकॉर्ड बनाया है। डाउ अपने हाई लेवल से कोई खास दूर है नहीं और किसी भी खबर के दम पर, चाहे वो पिछली बार जेम्स बुलर्ड साहब ने कहा था या उससे पहले फेड चेयरमैन ने हल्का सा संकेत दिया, तो एक जो छोटा सा करेक्शन आता है अमेरिकी बाजारों में 2, 2.5, 3 दिनों का या कुछ 2 या 3% का, उसमें तुरंत खरीदारी आ जाती है। तो पॉइंट सिंपल है कि अमेरिकी बाजारों का, ग्लोबल मार्केट्स का मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है और अभी तक ये संकेत नहीं है कि ये मोमेंटम जल्दी से ठंडा पड़ता हुआ दिखे या बाजार टॉप बनाकर यू टर्न लेते हुए नजर आए। शायद इसमें अभी वक्त है। तो ग्लोबल पार्टी चल रही है, इसका एक ही सिंपल मतलब हमारे लिए निकलता है, आप और हम इस ग्लोबल पार्टी के म्यूजिक और डांस को एंजॉय करें। दो ही तरीके हैं, या तो देखें बाहर से और सुने, देखने में अच्छा लगेगा, और दूसरा उससे ज्यादा बेहतर तरीका है दीप, उसमें आप और हम दोनों भाग लें, हम भी डांस करें, हम भी म्यूजिक का एंजॉय करें। तो एज एन इन्वेस्टर, एज एन ट्रेडर बाहर बैठकर देखने में मजा नहीं है, इस पार्टी में जब आप खुद उतर कर डांस करेंगे तो उसका आनंद अलग होगा। तो मुझे लगता है एंजॉय कीजिए। बिल्कुल सर, एंजॉय करिए, पूरी तरह से पार्टिसिपेट भी करिए और रोज ऑफ कोर्स सर भी आपको ग्लोबल सेटअप समझाते हैं, मार्केट की दिशा बताते हैं। और आज ऑफ कोर्स स्पेशल शो भी है 11 बजे एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट, जहां अजय बग्गा साहब से भी चर्चा की जाएगी ग्लोबल मार्केट एक्शन पर, आगे के आउटलुक और कुछ जो ये डेटा पॉइंट्स हैं उस पर भी डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए सर, ग्लोबल सेटअप तो ज्यादातर अच्छा ही आ रहा है। आज हालांकि अमेरिकी बाजार जरूर बंद रहेंगे, बट जो पिछले हफ्ते भारतीय बाजारों में हुआ उसका भी थोड़ा सेंस दें सर। कंसोलिडेशन का हफ्ता था, बहुत ही सीमित दायरे में रोज कारोबार हुआ, 5 में से सिर्फ एक ही दिन बढ़त के साथ बंद हुए और हर दिन इंटरेस्टिंगली जो प्रीवियस डे का लो था, पिछले दिन का इंटरडे लो था, उसको बाजार ने टेस्ट किया। कैसे समझें इस एक्शन को सर? दीप, इसमें कोई डाउट नहीं कि पहले 4 दिन देखेंगे तो आपको कमजोरी के दिखेंगे और 5वां दिन भी कोई बहुत मजबूती का नहीं था। सिर्फ क्लोजिंग बेसिस पर आपने बाजार को होल्ड होते हुए देखा, 15,675 के नीचे बंद नहीं हुआ और दूसरा एक ही डे हाई के आसपास बंद होता हुआ नजर आया। तो शुक्रवार ने वो कहते हैं कि लाज रख ली, इज्जत बचा ली। नहीं तो 4 दिनों तक तो मतलब जिस तरह का बाजार ट्रेंड दिखा रहे थे, लोअर लोज लोअर हाइज वाला मामला जिसे हम कहते हैं, वो बहुत अच्छे संकेत थे नहीं। लेकिन ये एक पर्सपेक्टिव हो सकता है उन ट्रेडर्स के लिए जो डेली बेसिस पर ट्रेड करें, एकदम डेली बेसिस पर, सुबह से शाम वाला, या BTST के टाइप 3:15, 3:30 से 9:15, 9:30 बजे कर, वो उनके लिए एक ही ट्रेड समझ हो सकती है। दूसरा जो है वो पोजिशनल ट्रेडर से जो 2-4 हफ्तों का व्यू लेकर चलते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते 3-4 हफ्ते। तो जब तक जो आपका पोजिशनल व्यू है, पोजिशनल व्यू में तो दीप एक ही चीज है, 15,575 ये लेवल तो मैंने सबको रट्टा लिया है। जिस तरह से मतलब एक जमाने में हमने ये लेवल रटाया था ना, हमने वो फ्रेज रटाया था कि नहीं लेना है, नहीं लेना है, वैसे 15,575 रटवा दिया है कि जब तक 15,575 के नीचे बंद नहीं होता तब तक आपको ये नहीं सोचना कि आप कमजोर हैं, बाजार खराब है, टॉप बना दिया है। ये सारे विचार जो हैं आने चाहिए दिमाग में, नहीं आए ऐसा नहीं है। एकदम निश्चिंत होकर एकदम आप वो कहें कि लापरवाह हो जाए, बेपरवाह हो जाए, वो नहीं करना है। 15,575 के नीचे बंद होने के संकेत आए तब ये विचार आना चाहिए। तो पोजिशनल बेसिस पर, और इस बार देखिए आपका लो था शुक्रवार के दिन ही 15,635 का, 15,915 का हाई बनाने के बाद 15,635, यानी कि लगभग 300 पॉइंट की कमजोरी। 300 पॉइंट की कमजोरी का मतलब है ढंग से पूरे 2% भी नहीं। अब अगर लाइफ टाइम हाई पर हम 2% की कमजोरी को खराब माने और हमें ये लगे कि बाजार खराब हो गए, या अब रोज ये आदत पड़ गई ऊपर देखने की, ये 4 दिन नीचे कैसे बंद हो गया, तो ऐसा चलेगा नहीं। इसीलिए जून के महीने से लगातार हम आपकी माइंड सेट बना रहे हैं। क्या होता है कि ये आप कमजोरी या मजबूती दिमाग में ज्यादा है, मार्केट में कम है। अगर मैं फील करता हूं कि नहीं बाजार खराब है तो मुझे सब खराब लगेगा, और मुझे लगता है कि ठीक है ना, 15,900 के बाद 200-300 पॉइंट घट गया, कौन सी बड़ी बात है, तो मुझे सब ठीक लगने लगेगा, हाँ ठीक है। और इतने हल्के बाजार है, लाइफ टाइम हाई के आसपास, आज भी देखिए पुट कोरिलेशन 1.1 पर है, कौन सी ऐसी आफत आ पड़ी। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, ट्रेडिंग रेंज में 300 पॉइंट की रेंज में बाजार ट्रेड कर रहे हैं, तो इसलिए एकदम आप मिनट टू मिनट, आवर टू आवर, डे टू डे बेसिस पर ट्रेड करें। ये डेटा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आज शुक्रवार के लोज नहीं टूटते 15,635, जो कि संभावना पूरी है, शुक्रवार का हाई जो 15,738 है वो पार हो जाएगा, जो कि होगा ही,
उसके ऊपर इतना ऊपर खुलने के संकेत हैं, तो फिर आपके लिए वो ट्रेंड एक तरह से ये कह सकते हैं कि करेक्शन पूरा करके बाजार फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब ऊपर जाने की कोशिश में भी दीप वही बात है, जैसे नीचे में आपको डर लग रहा था कि अरे ये क्या हो रहा है 4 दिन, वैसे ऊपर में भी आपको सतर्क रहना है। ऐसा नहीं कि एकदम से भाग गया है, रुक रुक कर चलेगा, तो रेंज के बाहर निकलने का इंतजार करें, कोई हड़बड़ी नहीं। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं, रेंज के एक सिरे पर आपको बेचना है, ऊपर निचले सिरे पर खरीदना है और मजबूती से कॉन्ट्रा कॉल लेना है। एक बार आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, 100% होगा। अगर बाजार ने बड़ा ब्रेकडाउन दे दिया तो और आपने खरीदा रेंज के निचले सिरे पर, तो आपको डिसिप्लिन के तौर पर निकलना पड़ेगा। आपने ऊपर के सिरे पर बेचा, फर्ज करें आज 15,900 के आसपास आपको मौका मिलता है, 15,860 15,900 पर बेचते हो सकता है एक दिन तो कभी 15,900 भी पार करेगा। जिस दिन करेगा उस दिन आप 15,925 15,950 का स्टॉप लॉस रखिए, काट लीजिए अपनी पोजीशन। लेकिन उसके चक्कर में आप 4-5 ट्रेड, 8 ट्रेड, 10 ट्रेड छोड़ नहीं सकते जब बाजार रेंज बाउंड हो। तो मेरा ये समझना है अभी भी पोजिशनल बेसिस पर कहीं कोई बाजार में बिगड़ा नहीं है, रेंज बाउंड मार्केट है और इस रेंज बाउंड मार्केट को आपको दोनों तरफ ट्रेड करना है। इस दोनों तरफ, और अगर आज 100 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी है तो मैं कोई बहुत उछल नहीं रहा कि 16,000 आज ही हो जाएगा, 15,900 आज ही पार हो जाएगा। हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं, रेंज के ऊपर चला जाए। लेकिन जब तक ये नहीं होता है तब तक हमारे लिए 15,900 के आसपास बेचने का मौका है, 15,600 के आसपास खरीदने का मौका है। सिंपल जी दीप। बिल्कुल सर, तो रेंज में ही है बाजार, सेटअप पॉजिटिव है, बट देखते हैं कि रेंज से निकलने में और कितना टाइम बाजार को लगेगा। चलिए एक्शन के लिए हो जाते हैं तैयार। आज नई हमें लिस्टिंग भी होनी है, तो उस पर भी अनिल जी से चर्चा करेंगे, पर उससे पहले सर बताएं आज का सेटअप क्या कह रहा है। ग्लोबल संकेत मैंने पॉजिटिव साइड पर रखे हैं दीप। जिस तरह से अमेरिका में तेजी हुई, हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स मुश्किल से 25-30 पॉइंट ऊपर थे और उसके मुकाबले में काफी बढ़िया तेजी होती हुई दिखी है। तो ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं। हालांकि अमेरिका के फ्यूचर्स हल्के से लाल निशान में 50-60 पॉइंट ठीक है, लेकिन नेट तेजी का माहौल। एफआईज के संकेत अभी भी नेगेटिव साइड पर हैं। घरेलू फंड्स थोड़ा अपना सपोर्ट देना शुरू कर चुके हैं। ट्रेडर्स ठंडे पड़े हैं तो घरेलू फंड्स की तरफ से थोड़ा सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। तेजी करने वाले ट्रेडर्स थोड़े ठंडे हुए हैं पिछले हफ्ते में, वो साफ दिख रहा है। वायदा कारोबार के संकेत मैंने आज पॉजिटिव साइड पर रखे हैं, विस्तार से आगे बताऊंगा दीप आपको। सेंटीमेंट और ट्रेंड दोनों ही मेरे लिए पॉजिटिव है, ये ध्यान में रखिएगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे। 15,700 15,725 आज दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, आसानी से नहीं टूटेगा। और उसके नीचे 15,625 से 15,675 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। वैसे आने की संभावना कमी है, गैप से खुलने के बाद वहां पहुंचेंगे नहीं, लेकिन अगर गलती से आए तो आपको वहां डेफिनेटली शॉर्ट्स भी काटना चाहिए, लॉन्ग भी दबाकर करना चाहिए। ये आपके लिए रेंज होगी। ऊपर की तरफ 15,815 15,835 ये रेंज है जो पहली रुकावट का लेवल है, और उसके ऊपर पार निकल कर टिके तो 15,860 15,890 स्ट्रॉन्ग सेल जोन भी कह सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग जोन भी कह सकते हैं। यहां पर डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, और एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वहां पर शॉर्ट भी करिए, कोई चिंता मत करिए, जरूर करिए। उस लेवल पे आता है, उस रेंज पर आता है। और उस शॉर्ट में अगर आपको डर लगता है तो उसके लिए स्टॉप लॉस होगा जो मैं आपको बताऊंगा 15,925 का, वो आगे बात करेंगे। लेकिन ऊपर की रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है और बेचना भी है। अब आइए बैंक निफ्टी 34,650 34,725 सपोर्ट जोन है, जहां पर कल आप शुक्रवार को आपने और गुरुवार को आपने 34,650 के आसपास आपने बॉटम बनाया, वहीं पर सपोर्ट है। उसके नीचे जाने की संभावना कम है, लेकिन अगर जाते हैं तो 34,400 34,550 स्ट्रॉन्ग बाय जोन के तौर पर निकल कर आएगा आपके लिए। ऊपर 35,000 के आसपास हल्की रुकावट है, तो 34,950 35,075 ये 125 पॉइंट की रेंज को रुकावट मानकर चलिए। इस रेंज के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा वक्त बिताएगा, शायद यहीं पर खुले। इसको पार करने के बाद 35,200 35,350 की तरफ बढ़ेगा, और वहां पर आपको पक्के तौर पर बिकवाली करनी है, 100% बिकवाली करनी है। बिकवाली भी करनी है, शॉर्ट बनाना चाहें जरूर बनाएं, चांस लीजिए, डरिए मत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गए आपके लिए दीप आज के बड़े जोन, बड़ी रेंज जी। क्लियर है सर, तो रेंज में ही है बाजार, और अपर लेवल्स पर बिकवाली भी आएगी और डाउन साइड पर सपोर्ट भी रहेगा। दिन के लिए कौन सी ट्रेडिंग रेंज इंपॉर्टेंट है सर? 15,725 15,835 निफ्टी पर दिन की छोटी रेंज है। 15,675 15,860 दिन की मीडियम रेंज है। 15,625 15,890
ये दिन की बड़ी रेंज आप मानकर चलें। सिंपल। तो ये सारी रेंज है जिस पर आपको करना है फोकस। 15,815 भी एक छोटा लेवल है इसके पहले। और देखिए, जब हम बात कर रहे थे कि इतना गैप से खुल रहा है तो वहाँ मौका आपके लिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का होगा। तो 100 पॉइंट वाला SGX निफ्टी अभी फिलहाल 70 ही बचा है। तो बहुत ज़्यादा गैप से खुलेगा तो वहां प्रॉफिट बुकिंग भी आपको आती हुई दिखेगी। ऐसा भी कुछ बिल्कुल से नहीं बदला है कि आप आज ही 15,900 पहुंच जाएं, और इतना ऐसा कुछ खराब भी नहीं हुआ है कि आप आराम से 15,575 15,600 के लेवल को तोड़ के खराब हो जाए। तो रेंज बाउंड मार्केट है। बहुत गैप से खुलने पर बहुत ज्यादा कूदना नहीं है, और बहुत ज्यादा गैप से नीचे खुले तो ऐसा दुखी नहीं हो जाना कि सब कुछ खत्म हो गया। रेंज को ट्रेड करना सीखना जरूरी है। बैंक निफ्टी 34,650 35,000 छोटी रेंज है आपके लिए निफ्टी पर दिन के लिए। 34,550 35,200 दिन की मीडियम रेंज है, इस पर फोकस कीजिए। ज्यादा संभावना है इसी रेंज से काम चला लेंगे। बड़ी रेंज के तौर पर 34,400 35,300 ये आपके लिए होगी निफ्टी पर। अब आइए कुछ और पोजीशंस की बात कर लें। डेटा जो दूसरे हैं, एफआईज की तरफ से इंडेक्स में पोजीशन थोड़ी बढ़कर आई है 75% के आसपास। उसमें हल्के से मेरे ख्याल से उन्होंने शॉर्ट कवर किए हैं, उस वजह से आती हुई दिखी है। शॉर्ट कवरिंग की वजह से आती हुई दिखी है। इनफैक्ट तो इस वजह से आपको शॉर्ट कवरिंग भी हुई है और थोड़ी उन्होंने लॉन्ग पोजीशन भी कम की है। तो दोनों ही तरह की इंडेक्स की पोजीशन घटाई है एफआईज ने, लेकिन शॉर्ट ज्यादा घटाई है। उस वजह से आपको इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बढ़कर आता हुआ दिख रहा है। पुट कॉल रेशियो सीरीज की शुरुआत में एकदम हल्का है 1.09। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ओवरसोल्ड है, बट लाइट है, कंफर्टेबल है, हल्का है, जहां पर आपको कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है। इंडिया विक्स गट के 12 पे आ गया है। आमतौर पर ये लोएस्ट रेंज है विक्स की 10 से 12। इसके बाद विक्स बढ़ता है, इसके बाद वॉलेटिलिटी बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो विक्स अपने बॉटम पर आ रहा है और वो शायद आगे चलते हुए इस हफ्ते के एंड में या अगले हफ्ते के लिए संकेत अच्छा नहीं होगा। फिर वॉलेटिलिटी बढ़ने के संकेत आएंगे, विक्स बढ़ेगा। और वॉलेटिलिटी बढ़ने का मतलब ये होता है कि फिर बाजार आपके एकदम तेजी के मूड में, तो थोड़ा सा टर्बुलेंस, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये आपको संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं विक्स से। जी दी। चलिए, तो आने वाले समय में बाजार थोड़ी टर्बुलेंस निकाल सकता है, बट पिछले 5 दिनों का ट्रेंड तो एकदम रेंज का ही रहा है। वैसे कंफर्ट है पीसीआर और एफआईएस की लॉन्ग पोजीशंस को देखकर। बताएं सर, फिर जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं वो क्या करें आज? 15,625 का स्टॉप लॉस लगाकर रखें आज, डे ट्रेडर्स के लिहाज से भी और पोजीशन के लिहाज से भी। पोजीशनल के लिहाज से 15,675 भी रख सकते हैं, लेकिन 15,625 थोड़ा सा सेफर स्टॉप लॉस है। पिछले हफ्ते का लो 15,635 था, उसके ठीक नीचे आपको डे ट्रेडर्स के लिहाज से भी पोजीशनल के लिहाज से भी स्टॉप लॉस रखना है। 34,600 पिछले हफ्ते का लो लेवल है। वैसे 34,400 ज्यादा सेफ स्टॉप लॉस है, लेकिन क्यों गैप से खुलने के बाद रिस्क बढ़ानी। 34,600 ये आपका डेली बेसिस पर भी इंटरडे बेसिस पर भी स्टॉप लॉस होगा। शॉर्ट पोजीशन है तो स्टॉप लॉस दूर का ही दूंगा 15,925। लाइफ टाइम हाई के पार निकले तो फिर आप एक बार इस निकल जाएं अपनी लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि देखिए 15,800 815 के आसपास आप खुलेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और बढ़ सकते हैं, 835 860 तक जा सकते हैं, वहां पर रुकना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 890। तो अपने 15,925 का स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि वो है लेवल जिसके ऊपर रेंज के बाहर निकलेगा निफ्टी। तो जब तक उसके बाहर ना निकले तब तक आप स्टॉप लॉस गैप से खुलने के बाद वो रखिए। अगर आपकी क्षमता नहीं है इतना लंबा स्टॉप लॉस लेने की तो अलग बात है, फिर आप 15,800 का ही रख लें, 15,815 का रख लें, जो आपको ठीक लगे। बैंक निफ्टी शॉर्ट है तो वैसे स्टॉप लॉस 15,300 माफ कीजिएगा 35,300 35,375 का निकल कर आता है, जो कि यहां से 500 पॉइंट दूर है। इतना दूर का स्टॉप लॉस मैं दूंगा नहीं, इसलिए 35,050 का ही दूंगा। अगर 35,050 के ऊपर बंद होता है, 35,050 के ऊपर दिन के दौरान निकल जाता है, तो फिर एक बार शॉर्ट से निकल जाए, बाद में देखेंगे वापस शॉर्ट करना है या नहीं। ये सिंपल आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्टॉप लॉस दी। क्लियर है सर। तो चलिए, ये तो रही मौजूदा पोजीशंस की बात। नई पोजीशंस के लिए क्या सलाह है सर? नई पोजीशन खरीदिए आप निफ्टी 15,625 के स्टॉप लॉस के साथ, 15,815, 15,835, 15,860 और 15,890। ये 4 टारगेट हैं ऊपर आपके लिए निफ्टी के लिए, जिनके लिए आपको करनी है खरीदारी। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 15,835 से मूड बनाना शुरू कर दें, वहां पर भी शॉर्ट कर सकते हैं।
860 पर और करें, 890 पर और करें, और अगर आप ज़्यादा सेफ रहना चाहें तो 15860, 15890 की रेंज का इंतजार करें, वहां पर ज़रूर करें, क्योंकि आपके हाथ में एक सेफ्टी या जो आपकी रिस्क को मैनेज करने के लिए लेवल है वो 15925 है। इसका स्टॉप लॉस लगाकर आप शॉर्ट कर सकते हैं। 15815, 15790, 750 और 725, ये चार टारगेट नीचे की तरफ, चार टारगेट ऊपर की तरफ निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आज कोई एग्रेसिव और बिना एग्रेसिव वाला मामला है ही नहीं, सिंपल है, बाय सेल की स्ट्रेटेजी, एकदम लेवल क्रिस्टल क्लियर आ रहे हैं निकल के। नई पोजीशन बैंक निफ्टी में बनानी है, पिछले हफ्ते के लो पर स्टॉप लॉस लगाइए, 34,635 का लो था, 34,600 के लेवल पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए। खरीदिए 34,975, 35,050 छोटे टारगेट, 35,150, 35,200 मीडियम टारगेट, 35,300, 35,350 परफेक्ट टारगेट है, जहां पर आपको सारी लॉन्ग खत्म करके शॉर्ट भी कर देना है। सिंपल, ये आपके लिए बैंक निफ्टी के सारे टारगेट। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं बैंक निफ्टी, वो 35,200 के आसपास से मूड बना सकते हैं। मल्टीपल लॉट्स में आप शॉर्ट करते हैं, 35,200, 35,250, 300, 350, ये सारे लेवल्स हैं जहां पर आप शॉर्ट करें। सबसे बेस्ट लेवल अगर एक ही लेवल करना है तो 35,300 का निकल कर आता है, काफी दूर है, लेकिन हो सकता है 400 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए बढ़ना, 500 पॉइंट बहुत बड़ी बात भी नहीं है। तो 35,200 से 35,350 की रेंज में मौका देखकर शॉर्ट करें। 35,500 का स्टॉप लॉस रखिएगा आप। 35,075, 35,000, 34,925, 34,825, ये चार टारगेट के लिए आपको करनी है बैंक निफ्टी में बिक वाली। तो लेवल एकदम क्रिस्टल क्लियर है दीप। और आज बढ़िया बात यह कि ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी बनाने में और लेवल निकालने में, दोनों तरफ के, क्योंकि वो 4-5 दिनों से ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, तो क्या है, जब आप ऊपर से नीचे आते हो और फिर ऊपर देखते हो तो आपको सारे लेवल्स बड़े आसानी से सही साफ साफ नजर आते हैं, कहां से कहां जा सकते हैं, कहां से कहां जा सकते हैं। दिक्कत क्या होती है, जब रेंज तोड़ने की कोशिश करता है ना बाजार, तब बड़ा रिस्क होता है, तब एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए अलग बनाना होता है, नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए अलग बनाना होता है। यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट में बड़ा इजी है, रेंज के हायर एंड पे बेचना है, रेंज के लोअर एंड पे खरीदना है, तो इसलिए बड़ा आसानी से आज स्ट्रेटेजी बनी बिना ज्यादा मेहनत के। चलिए, रेंज बाउंड मार्केट का एक तो बड़ा फायदा निकल कर आया है, लेवल्स आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हैं, कहां पर आपको करनी है बिकवाली और किन लेवल्स पर आए तो आप फिर से खरीदारी कर सकते हैं। बैन लिस्ट सर डबल हो गई है, पिछले हफ्ते पूरे दिन हर दिन कोशिश करने के बाद पीएनबी फाइनली बैन में आ गया है और नैल्को तो बैन में बना ही हुआ है, तो ये दोनों स्टॉक्स आज बैन में रहेंगे। अच्छा सर, फंड्स का डेटा अगर देखें तो थोड़ी सी फ्यूचर्स में खरीदारी करी है एफआईज ने, बट कैश में तो अभी भी बिकवाली चल रही है और ऑप्शंस में बड़ा सेल फिगर आया है। क्या राय बनती है सर डेटा देखकर? ओके, 983 करोड़ की कैश में बिकवाली है एफआईएस की, जो वो लगातार कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए, फ्यूचर्स में 98 करोड़ की खरीदारी है, लेकिन इसमें शॉर्ट कवरिंग काफी हुई है, ज्यादा शॉर्ट कवरिंग हुई है, थोड़ी लॉन्ग पोजीशन भी कम की, तो एफआईएस ने अपनी पोजीशन समेटी है दोनों ही तरफ, लॉन्ग और शॉर्ट की तरफ, तो बहुत ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडेक्स फ्यूचर्स के बाद स्टॉक फ्यूचर्स में भी 234 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की, वहां पर भी ओपन इंटरेस्ट घटा है, तो नेट नेट आप देखेंगे दीप, तो करीबन 400 500 करोड़ की आपकी एफआईएस की खरीदारी, और 5,295 करोड़ की जो इंडेक्स में सेलिंग आई है, तो इंडेक्स में दोनों ही इंडेक्स बेचे हैं उन्होंने, पुट और कॉल में अपनी जो पोजीशन थी वो कम की है, तो ऐसे कोई बहुत खराब आंकड़े नहीं है। इनफैक्ट आंकड़े ये कह रहे हैं कि एफआईएस अपना एक्सपोजर वायदा कारोबार में कम कर रहे हैं, तो ये 5,300 करोड़ की बिकवाली से जरा भी चिंतित मत होइए, डरिए मत। नहीं तो अगर देखिए, सिंपल है दीप, अगर 5,300 करोड़ की बिकवाली एफआईएस कर दे तो निफ्टी 7500 पॉइंट ऊपर खुल कैसे सकता है, करेक्ट, ऐसे नॉर्मल मार्केट में। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये बिकवाली कर रहे हैं तो निफ्टी ऊपर बंदी कैसे हुआ डे हाई पर, इतनी तगड़ी बिकवाली में? ऐसी तो कोई ताकत नहीं, घरेलू फंड और ट्रेडर सारे मिलकर जोर लगा ले तो भी 5,300 करोड़ की बिकवाली खाली इसकी जेल लेंगे, 1,000 करोड़ की बिकवाली कैश की भी जेल लेंगे। तो बिकवाली किस चीज में हुई वो भी समझिए, ऑप्शंस में हुई है। ऑप्शंस में बिकवाली का मतलब जरूरी नहीं कि ऑप्शंस उन्होंने बेचे, अच्छा ऑप्शन बेचे तो कॉल ऑप्शन भी तो बेच सकते हैं, पुट भी बेच सकते हैं, या उनकी अगर ऑप्शन में पहले की लॉन्ग पोजीशन थी तो वो भी तो कम कर सकते हैं, और वही किया है। इसलिए अगर पुट और कॉल दोनों अगर उन्होंने कम किया है तो अपनी लॉन्ग पोजीशन कम की है इंडेक्स में, इसलिए ज्यादा डरिए घबराइए मत, बड़े आंकड़े देखकर परेशान मत होइए। काफी लोग मुझे वीकेंड पे भी ट्वीट करते, अरे देखिए एफएनओ में 5,300 करोड़ के इंडेक्स एफआईएस ने बेच दिए। ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं देखा जाता, देखने का तरीका अलग होता है। तो इसलिए ये डेटा ठीक है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। दीप, बिल्कुल सर, तो ठीक है, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है जहां तक फंड्स के डेटा की सवाल है। वायदा कारोबार से इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकल कर आ रहे हैं सर?
वायदा कारोबार में देखिए दीप 15,800 मेक और ब्रेक लेवल वही है। मजे की बात देखिए 15,800 के आसपास खुल रहे हैं, इसके ऊपर टिकना जरूरी है। 15,775 15,825 ये लेवल नोट करके रख लो आप। 15,775 15,825 या 15,835 तक गिन लो ज्यादा से ज्यादा। ये रेंज आपकी शुरुआत में हो जाएगी गैप से खुलने के बाद। क्यों? 15,800 के कॉल पर 42 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट है, जिसमें से 12 लाख शेयर शुक्रवार को जुड़े। चलो 12 लाख को छोड़ दो, तो 15,800 के ऊपर टिके तो ये जो कॉल राइटर्स है ये थोड़े दबाव में होंगे। प्लस 15,700 पे भी कॉल राइटर्स हैं 28 लाख शेयर, 15,750 पे 15 लाख शेयर है। तो करीबन करीबन जैसे आप 15,800 के ऊपर टिकते तो 90 लाख शेयर से ज्यादा, बल्कि मैं ये कहूंगा करीबन करीबन 1 करोड़ से ज्यादा कॉल राइटर्स ऐसे जो रिस्क पर आ जाते हैं, जिन्होंने कॉल दबाकर बेचा। और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर हो और उसके ऊपर अगर बाजार टिकता है तो फिर वो कॉल राइटर दबाव में तो आएंगे। तो 15,800 15,775 गैप से खुलने के बाद आपके लिए बेस बन जाएगा आज के लिए। और 15,835 के आसपास हल्की रुकावट है, 15,835-40 वो पार करने के बाद 15,860 तक आप पहुंचेंगे। ये कहानी दिख रही है अभी निफ्टी की। 15,700 पर अच्छी खासी पुट और कॉल में दोनों में बराबर की ओपन इंटरेस्ट बनी है। तो अब आप 15,700 725 ही नहीं तोड़ेंगे आज गैप से खुलने के बाद, ये एक कंफर्ट आ जाता है। तो ये आपके लिए डेटा वायदा कारोबार के हो गए। और बाद में ऊपर में आप 15,900 के आसपास हल्की रुकावट है, बड़ी नहीं है, छोटी रुकावट है। बड़ी रुकावट 16,000 पर ही है। अब आइए बैंक निफ्टी 35,000 11 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, छोटा है लेकिन हाईएस्ट है। इसके ऊपर निकल कर टिके तो 35,000 35,050 फाइनल एक रुकावट है। उसके बाद आप 35,200 35,350 की यात्रा करेंगे बैंक निफ्टी पर। ये वायदा कारोबार के डेटा बैंक निफ्टी के दिखा रहे हैं। जी दीप। क्लियर है सर। चलिए, तो पूरा डेटा आपके सामने है, लेवल्स भी क्लियर निकल कर आ रहे हैं। देखते हैं हफ्ते की शुरुआत के दिन भारतीय बाजारों की चाल कैसी रहेगी। 80 पॉइंट्स ऊपर आपको इस समय एसजेएक्स दिख रहा है। पर सर, नई लिस्टिंग का भी इंतजार है आज। इंडिया पेस्टिसाइड्स, किस तरह का एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर आप लिस्टिंग पर? अच्छी लिस्टिंग होगी। इशू को रेस्पॉन्स भी काफी अच्छा मिला था। और दीप आपको तो पता ही, हमारी राय थी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स भी पैसा लगाएं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी लगाएं, दोनों के लिए अच्छा है। बढ़िया कंपनी है, बढ़िया मैनेजमेंट है, ग्रोथ अच्छी दिखी है और मुझे लगता है कि आगे भी ग्रोथ के अच्छे स्कोप हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होल्ड कर सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, 296 रुपए की इश्यू प्राइस थी, अभी एक बार 320 325 के आसपास का स्टॉप लॉस रख लें। फिर धीमे धीमे जैसे जैसे बढ़ता जाए आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। मेरा अंदाजा है कि 350 375 की रेंज में लिस्ट होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा और बढ़ सकता है, 400 सवा 400 तक जाने की ताकत तो रखता है। तो अब आपको सिंपल है, 350 है तो 320 का स्टॉप लॉस रख लिया, 375 हो गया तो आप स्टॉप लॉस 350 पे ले आए। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से भी थोड़ी और अपसाइड के लिए अगर आपको 450 450 के आसपास मिले तब वहां पर वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगे हो जाएंगे, वहां पर फिर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से होल्ड कर सकते हैं। और अगर आपको आजकल वैसे जितने इशू भर रहे हैं उतनी धमाकेदार दमदार लिस्टिंग होती नहीं दिख रही है, तो इसलिए आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें ताकि आपको दिक्कत ना हो। लेकिन इशू में एक चीज जो क्लियर दिख रही है कि इनिशियल एक बार जो सेलिंग वेलिंग होती है उसके बाद स्टॉक्स एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। मसलन एक स्टॉक मुझे याद आया है जो मैं अभी जिक्र करना चाहता हूँ, वो शुक्रवार का एक्शन है किम्स। ये किम्स वाला शेयर आप सामने, किम्स हॉस्पिटलिटी वाला शेयर लाइए। लिस्टिंग सुस्त हुई थी हल्की सी, हालांकि इशू को रेस्पॉन्स कम मिला था, उस रेस्पॉन्स के मुकाबले में देखेंगे तो लिस्टिंग अच्छी हुई, 1,010 रुपए के आसपास। उसके बाद स्टॉक गिरता पड़ता मेरे ख्याल से 950 960 पहुंच गया और कल पहली बार जिस प्राइस पर लिस्ट हुआ उसके ऊपर जाकर निकला है। तो होता क्या है, इस तरह के स्टॉक्स में जो छोटी साइज के आईपीओज हैं, यहाँ लिस्टिंग के 2-4 दिनों में वो पूरा जिनको खरीदना है नए इन्वेस्टर्स वो आ जाते हैं, स्ट्रांग हैंड्स। जिनको लिस्टिंग पर बेच कर निकलना है वो बेच कर निकल जाते हैं और उसके बाद स्टॉक में नया मूव आता है। तो कोई बड़ी बात नहीं, किम्स का स्टॉक यहां से और तेजी से भाग जाए। इस तरह के रुझान कई सारे आईपीओज में लिस्टिंग के बाद हो सकते हैं, ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो मुझे लगता है एक्शन अभी भी थोड़ा और हो सकता है, तो इसलिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें, ये अच्छा होगा आपके लिए। और बाकी तो दीप आप देख ही सकते हैं, प्राइमरी मार्केट में जबरदस्त हलचल है। जोमेटो का आईपीओ साफ हो गया, मेरे ख्याल से 70 से 80 रुपए के आसपास की रेंज में ये आईपीओ आना चाहिए जोमेटो का। और इसमें भी बड़ी साइज का है, 8,200 8,300 करोड़ के आसपास के आईपीओ का अंदाजा लगाया जा रहा है। 70-80 रुपए की प्राइस होगी, उससे आप सोच सकते हैं। तो बड़ा एक्शन है और ये अगले 4 हफ्ते
प्राइमरी मार्केट में जबरदस्त एक्शन है, तो सारे इन्वेस्टर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा सेकेंडरी मार्केट के साथ साथ प्राइमरी मार्केट में भी हर एक आईपीओ में एक 15,000 रुपए की एप्लीकेशन लगाने का तो मन पूरा बनाकर रखें। फैमिली में जितने अकाउंट आपके पास में है डीमेट अकाउंट उतने में जरूर करें। तो आईपीओ में छोड़े ना, बढ़िया क्वालिटी के आईपीओ आ रहे हैं और परसों भी 2 आईपीओ खुलने वाले हैं। जीआर इंफ्रा, क्लीन एनर्जी, वो भी ऑन द फेस ऑफ इट अभी तक तो ठीक लग रहे हैं। तो बहुत सारे आईपीओ में आपको मौके मिलेंगे, इसके लिए आपको तैयारी रखनी है। जी दीप। बिल्कुल सर, तो लिक्विडिटी तैयार है और आईपीओज में जबरदस्त एक्शन है जिस पर हम चर्चा करेंगे सर के साथ। पर आइए आज फिर कौन से स्टॉक्स हैं जो एक्शन में रहेंगे ये भी आपको बता देते हैं और साथ ही थोड़ी देर में हमारे एक्सपर्ट से भी चर्चा करेंगे। पर उससे पहले तैयार है हमारी रिसर्च टीम, देवांशी, वरुण, मानसी और साथ ही आशीष। देवांशी गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ खबरें कौन सी हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले तो आप देखिए एबी फैशन का जो राइट इश्यू खुलेगा, फाइनल प्राइस 27.5 रुपीज़ प्रति शेयर पर तय की गई है। इसके साथ ही पीएनबी हाउसिंग पर आपको नजर रखनी होगी। कार्यालय के साथ जो डील है उस पर आज एक बार फिर सैट की अगली सुनवाई होती हुई दिखेगी। साथ ही ओपेक की आज बैठक है तो कच्चे तेल पर आपको नजर रखनी होगी और साथ ही जो ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स है वहां पे भी आप नजर रखें। इसके साथ ही जो एक्स डिविडेंड वाले स्टॉक्स हैं इस पर नजर रखें। माइंडट्री 17.5 रुपए का आज एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी आज एडजस्टमेंट होगा। 6.5 रुपए का डिविडेंड का ऐलान करते हुए दिखे थे और आज ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही सीएसबी बैंक पहली तिमाही के जो अपडेट्स हैं वो बैंक ने पोस्ट कर दिए हैं। बैंक ने प्रोविजनल आंकड़े जारी किए, जो कुल अपडेट्स हैं उसमें 14.5% तक की बढ़त आते हुए दिखी है। उनके जो ग्रॉस एडवांसेस हैं वो 24% से बढ़ते हुए दिखे हैं। कुल गोल्ड लोन में 46% तक की सालाना बढ़त आते हुए दिखी है, इस पर आपको नजर रखनी होगी। टाटा स्टील Q1 के बिजनेस अपडेट्स आए हैं, जहां पे टाटा स्टील के क्रूड स्टील का जो उत्पादन है उसमें 55% तक की बढ़त होती हुई दिखी है पहली तिमाही में। इसके साथ ही जो कुल उत्पादन है 5.53 मिलियन टन से बढ़कर 7.94 मिलियन टन पर आता हुआ दिखा है। 44% तक की बढ़त आती हुई दिखी है और उनकी जो कुल बिक्री है उसमें 34% तक की बढ़त इस बार आती हुई दिखी है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे आज आपको फोकस रखना होगा Q1 अपडेट्स के चलते। बिल्कुल, काफी सारे Q1 अपडेट्स आ रहे हैं और ढेरों स्टॉक्स भी इसके जरिए एक्शन में रहेंगे। आइए वरुण से भी जानते हैं और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग वरुण, बताइए। गुड मॉर्निंग दीप। तो टाटा स्टील BSL इस कंपनी ने भी अपने Q1 के अपडेट दिए हैं। प्रोडक्शन 78% साल दर साल बढ़ा है, सेल्स 61% बढ़ा है, हालांकि लो बेस के चलते, लेकिन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की सेल्स में करीब 6% के आसपास की गिरावट हुई है। एवेन्यू सुपरमार्ट यहाँ साल दर साल कंपनी के जो स्टैंडअलोन आय है वो करीब 31% बढ़ी है, 5,031 करोड़ के आसपास ही आई है। कुल स्टोर जो है अब 238 के आसपास आ चुके हैं। HDFC लिमिटेड इस कंपनी ने भी अपनी क्वार्टरली अपडेट दिए हैं और Q1 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो करीब 263 करोड़ रहा है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1241 करोड़ के आसपास रहा था। तो इसका इम्पैक्ट आपको इस कंपनी के मुनाफे पे देखने मिलेगा। रेडिंगटन पे नज़र रखिएगा, 7 जुलाई को कंपनी की बोर्ड की बैठक है। यहाँ पे बोनस शेयर जारी करने पे कंपनी का बोर्ड जो है वो विचार करने वाला है। और गेल पे नज़र रखिएगा, स्ट्रैटेजी 2030 के तहत नए कारोबार शुरू करने पे इस कंपनी की योजना है। पेट्रोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल और रिन्यूएबल के जो एक्सपांशन है वो ये कंपनी करने वाली है। 3 से 4 साल में 1 गीगावाट के आसपास की रिन्यूएबल पावर जो है उसका उत्पादन ये कंपनी करने वाली है और खासकर काफ़ी हद तक जो केपेक्स है करीब 4,000 करोड़ के आसपास का रिन्यूएबल में और इथेनॉल और 2 बायोगैस प्लांट में करीब 800 से 1,000 करोड़ के आसपास का, यानी कि कुल मिला के करीब 5,000 करोड़ के आसपास का केपेक्स जो है उसका प्लान स्ट्रैटेजी 2030 के तहत इस कंपनी ने रखा है। ओके, तो ये हैं आपके लिए बड़े केपेक्स प्लान्स आते हुए दिख रहे हैं। गेल की तरफ से नजर रखिए इस पर और कुछ और अपडेट्स भी। मानसी गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास आज कौन सी खबरें हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु, 5 खबरें हैं। डॉक्टर रेड्डी से शुरुआत करूंगी। मौजूदा वित्त वर्ष में कंपनी के कारोबार में उतार चढ़ाव का अनुमान है। मैनेजमेंट ने कंपनी के प्रदर्शन पर यह बयान दिया है, जिसके चलते इस स्टॉक पर फोकस रखना होगा। इन्फो एज पर खबर है, OFS के माध्यम से जोमेटो में 375 करोड़ की हिस्सेदारी बेचने की बोर्ड की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। वहीं जोमेटो के IPO को सेबी से मंजूरी मिली है। मिड जुलाई में इशू की लिस्टिंग हो सकती है। करीब 8,250 करोड़ रुपए जुटाने की यहाँ पर योजना है।
इंडियन ह्यूम पाइप मदुरई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से 258 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला है। डीआई और एचडीपीई पाइप्स यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप्स का ऑर्डर कंपनी को मिलता हुआ दिखा है। 36 महीनों में ये प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा। वोडाफोन आइडिया, इससे जुड़ी 2-3 खबरें हैं। एक तो टेलीकॉम वॉचडॉग जो कि एक नॉन प्रॉफिट यूनिट है, इसने वोडाफोन आइडिया की एजीआर पेमेंट की ढील मांगने की अर्जी पर आपत्ति जताई है। एजीआर पेमेंट के भुगतान पर और समय देने को गैर कानूनी यहां पर बताते हुए आपत्ति जताई गई है। टेलीकॉम वॉचडॉग ने मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस को चिट्ठी लिखकर ये बात बताई है। इसके अलावा कंपनी वोडाफोन आइडिया को लेकर एक और खबर है। कंपनी ने लेनदारों से कोलैटरल छोड़ने को कहा है। अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए कंपनी को कोलैटरल की आवश्यकता थी। कर्ज और इक्विटी मिश्रण से कंपनी की 25,000 करोड़ जुटाने की योजना है। तो ये तमाम खबरें हैं जिसके चलते वोडाफोन आइडिया फोकस में रहेगा। साथ ही ब्रोकरेज भी काफी ज्यादा इस पर अब रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं। और अंत में रेलटेल, सेंट्रल माइन प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीट्यूट से 17 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला है 5 साल के लिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीपीएन कनेक्टिविटी के लिए ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, जिसके चलते रेलटेल, छोटा ऑर्डर जरूर है लेकिन खबर है जिसके चलते फोकस में रहेगा। बिल्कुल, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरें, बट आइए कुछ और खबरें और फंड एक्शन, डील एक्शन लेकर तैयार हैं देवांशी। देवांशी, बताएं। बिल्कुल, आप देखिए सबसे पहले तो पनेशिया बायोटेक, इस पर आपको नजर रखनी होगी, जहां पे डीसीजीआई से कंपनी को स्पुतनिक वैक्सीन के उत्पादन को अनुमति मिल चुकी है। हिमाचल प्रदेश की जो बद्दी प्लांट है वहां पे ये मैन्युफैक्चरिंग होता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही 7 जुलाई को मार्जिन में 4 कंपनीज हैं जहां पे बढ़त होती हुई दिखेगी। 35% मार्जिन लगते हुए दिखेंगे इन 4 कंपनीज पर। जेएमआर इंफ्रा, जिंदल स्टेनलेस, मैक्रोटेक डेवलपर्स और साथ ही स्पाइस जेट, ये कंपनीज अगर आप खरीदते हैं तो आपको ज्यादा मार्जिन का पेमेंट यहाँ पे करना पड़ सकता है। इसके साथ ही ब्लॉक डील्स पर आप नजर कीजिए, जहां पे आज हमने देखा प्रिकॉल पर सुनिधि सिक्योरिटीज ने 10 लाख शेयर्स खरीदे हैं। इसी के चलते ये स्टॉक पर भी नजर रहेगी। और आखिर में नॉर्थ अमेरिकन बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। जो ट्रक सेल्स है, क्लास 8 ट्रक सेल्स, उसकी बिक्री के आंकड़े आए हैं। इसी के चलते भारत फोर्ज, रामकृष्णा फॉर्जिन, जीएनए एक्सेल्स जैसे स्टॉक से जहां पे आज आपको फोकस करना चाहिए। जो कुल मिला के उनके मंथ ऑन मंथ जो बिक्री है वो 11% तक बढ़ती हुई दिखी है और सालाना आधार पर 61% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। 25,700 यूनिट्स की बिक्री इस बार होती हुई दिखी है। और भारत फौज को इसमें से कुल रेवेन्यू में से 12% का जो एक्सपोजर है वो क्लास 8 ट्रक से आता हुआ दिखता है, तो इस पर आपको फोकस करना होगा। बिल्कुल, तो नजर रखिए कुछ और खबरें आपके लिए, और साथ ही जो ये क्लास 8 ट्रक अपडेट्स आए हैं आज सुबह पर। आइए ब्रोकरेजेस का आज क्या कहना है इस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज ब्रोकरेज हाउसेस का जो फोकस है वो क्वार्टरली बिजनेस अपडेट्स पर है। सबसे पहले टाटा स्टील, यहाँ पर देखिए सीएलएससी की रिपोर्ट आई है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा गया है 1362 रुपए के लक्ष्य के लिए। 1138 के आसपास की जो शुक्रवार की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि इस तिमाही में थोड़ा सा सेल्स पर इम्पैक्ट जो है कोरोना वायरस यानी जो लॉकडाउन लगा था उसके कारण देखने को मिला था, लेकिन आगे जाकर कंपनी के जो मार्जिन है वो और सुधरते हुए नजर आएंगे। और स्टील प्राइसेस में बढ़त का बड़ा बेनिफिशियरी टाटा स्टील, तो स्टॉक पर फोकस रहेगा। इसके अलावा मेरी को यहाँ पर रिपोर्ट्स आई है सिटी की तरफ से, जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 595 रुपए के लक्ष्य के लिए। 523 के आसपास की जो है क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि मीडियम टर्म में अगर आप देखें तो स्टेडी ग्रोथ देखने को मिलेगी। हालांकि इस तिमाही में ब्रोकरेज हाउस ये मान रहे कि जो कंपनी की बॉटम लाइन है थोड़ी म्यूटेड देखने को मिल सकती है। गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखें 475 के लक्ष्य के लिए। वहीं जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की राय दी है, 570 का लक्ष्य दिया और 523 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। वोडाफोन आइडिया यहाँ पर क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आती हुई देखी है। अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 6 रुपए के लक्ष्य के लिए। 8 रुपए 80 पैसे की क्लोजिंग है। और देखिए कमेंट्री तो बिल्कुल वैसी है कि अभी तक फिलहाल फंड रेजिंग के ऊपर कुछ खास देखने को नहीं मिला है। जो कंपनी के नतीजे आए थे वहां पर रेवेन्यू जो है अनुमान से कमजोर थी। हालांकि कामकाजी मुनाफा यानी EBITDA जो था वो इनके अनुमान से बेहतर था। हालांकि और क्लैरिटी वेट कर रहे हैं, ये 6 रुपए का लक्ष्य इन्होंने दिया है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स यहाँ पर भी देखिए क्वार्टरली अपडेट्स आए, उसकी तरफ रिपोर्ट्स आई है। मॉर्गन स्टैनली ने 3000 माफ कीजिएगा, मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 3218 रुपए के लक्ष्य के लिए। 3318 जो है
कल की क्लोजिंग है। इसके अलावा जेपी मॉर्गन देखिए स्टॉक पर लंबे समय से बेरिश है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 27 रुपए के लक्ष्य के लिए। और वहीं अगर आप देखें तो मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 37 रुपए का लक्ष्य दिया है। ये कह रही कि फुटफॉल अगर आप देखें तो करीब करीब पूरा रिकवर हो गया पिछले साल के मुकाबले, और आगे जाकर भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसके चलते अधिकतर ब्रोकरेज हाउस जो है स्टॉक पर बुलिश है। तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट्स जहां पर आज आपको दिखेगा एक्शन। बढ़ाते हैं एक्शन को आके, और आज है सोमवार, पिक ऑफ द वीक का है वक्त। सारे एक्सपर्ट से तैयार। आप सबको सुप्रभात। बंसल जी कीजिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे है, पिक ऑफ द वीक है कोक्यो कैमलिन। एक छोटी कंपनी है और बिल्कुल भी मार्केट की रैली में पार्टिसिपेट नहीं करा है, और इसके अंदर शुक्रवार के सेशन में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था, और ब्रेकआउट के बाद ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक अपने अब प्री कोविड हाइस की तरफ जा रहा है। तो 71 रुपए 50 पैसे, 71.5 का स्टॉप लॉस है। 85 से लेकर 87 के टारगेट के लिए कोक्यो कैमलिन है मेरा पिक ऑफ द वीक। बिल्कुल, स्कूलें खुली नहीं ना, इसलिए इसने कुछ किया नहीं कोविड के वक्त में। अब देखो स्कूलें धीमे धीमे खुलने का वक्त आ रहा है, और जाहिर सी बात है स्टेशनरी बनाने वाली कंपनियों के लिए फायदे की बात होगी। तो कोकोयू कैमलिन इसलिए अब एक्शन में आता हुआ दिख रहा है 85-87 के टारगेट के लिए। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपने कौन सा स्टॉक चुना है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मैंने खरीदारी के लिए सोचा है यूनाइटेड ब्रूवरीज को, यानी कि यूबीएल को। यूबीएल का अनिल जी वीकली चार्ट बहुत शानदार है, स्ट्रक्चर बड़ा शानदार है, और मुझे लगता है कि यूबीएल में इस सप्ताह आपको एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो यूबीएल पूरे सप्ताह के लिए खरीद करके चले। स्टॉप लॉस रख लें 1415 रुपए पर, 1415 पर, और मुझे लगता है कि 1520 रुपए तक की एक बड़ी रैली आपको यूबीएल में देखने को मिलेगी। तो यूनाइटेड ब्रूवरीज यूबीएल पर खरीदारी करें। और अनिल जी एक छोटी सी बात भी आपको बतानी चार्ट में बड़ा ब्रेकआउट दिखाया आपको। जी 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 बताएं, पहले आप बताएं जी। अरे जी देखिए, अभी वीकेंड पर किसी कारण मुझे अस्पताल जाना पड़ा, तो वहाँ मुझे एक पुराने हमारे सेना के कर्मी मिले अनिल जी, और वो अनिल जी लगातार हमारा शो देखते हैं, आपके बहुत बड़े फैन हैं, और उन्होंने अनिल जी आपको एक संदेश देने को मुझे कहा है। और उनका ये कहना था कि भाई ये भारत में एक लौता ऐसा शो है जो हर दिन बंद होने के समय आप सैनिकों का नाम लेते हैं, उनको नमन करते हैं। और अनिल जी उनका ये कहना है कि बाकी जितने भी शोज हैं जिसमें कथित रूप से चर्चा देश की हो रही होती है, उनमें भी कभी भी सैनिकों का नाम नहीं लिया जाता, और इतने साल से लगातार आप ये कर रहे हैं। तो अनिल जी वो आपको इसके लिए मुबारकबाद भेज रहे हैं, और उनका ये कहना है कि इसके लिए आपको एक विशेष सम्मान सरकार की ओर से मिलना चाहिए। अरे नहीं नहीं, सम्मान तो जिनका होना चाहिए उनका हम कर रहे हैं, और वो सैनिकों का होना चाहिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स का होना चाहिए, डॉक्टर्स का होना चाहिए, और इस कोविड में देश को मजबूत बनाने में जिन सब लोगों ने मदद की उनका होना चाहिए। और हम तो हमारा मतलब हल्का सा, मैं तो फर्ज भी नहीं कहूँगा, ये तो हमारा दायित्व ही एक तरह से कि कम से कम हम कुछ ज़्यादा न कर पाएँ तो उनका सम्मान तो करें। तो बिल्कुल, अगर उनकी शुभकामनाओं के लिए मेरा दिल से धन्यवाद, जिसने भी आपको ये कहा है। थैंक यू सर। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब विश्वेश जी हमें देंगे पिक ऑफ द वीक। विश्वेश जी बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, और गुड मॉर्निंग सारे पैनलिस्ट को। देखिए मेरी ओर से जो खरीदारी की राय है एज अ पिक ऑफ द वीक, वो कैश मार्केट का स्टॉक है सीसीएल प्रोडक्ट। 5100 करोड़ का मार्केट कैप है, 28 के पी पे मिल रहा है, और जिस हिसाब से स्टॉक के अंदर में लास्ट वीक में एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट देखा गया था, मेरे हिसाब से वीकली बेसिस पे आप कह सकते हो कि स्टॉक ने एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। बट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है अनिल जी, 2017 के हाईज थे स्टॉक के, वो समवेयर अराउंड 370 के आसपास थे। सो 370 के ऊपर आई थिंक पहली बार सिंस 2017 स्टॉक ने क्लोज दिया है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है मेरे हिसाब से, कंसिस्टेंट ग्रोइंग है, और मार्केट कैप टू सेल्स उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मुझे लग रहा है सीसीएल प्रोडक्ट्स आने वाले दिनों में आउट परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे 360 के स्टॉप लॉस से सीसीएल प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए। अगर 370 के करीब मिलता है तो भी खरीदना चाहिए। मुझे लगता है 450 और 480 के टारगेट हम आने वाले 1 या 2 वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये
बात समझ में नहीं आ रही कुछ। विश्वेश जी और कुणाल जी दोनों वीकेंड पर पीने वाली चीज़ों पर बुलिश हो रहे हैं। आपको सीसीएल प्रोडक्ट कॉफ़ी वाला पसंद आ रहा है, कुणाल जी को यूबीएल पसंद आ रहा है, और अच्छा प्रोडक्ट ऐसे पसंद आ रहे हैं जो दूसरे आपस में सेवन नहीं कर, मतलब शायद यूबीएल के प्रोडक्ट का शायद विश्वेश जी सेवन करते होंगे, सीसीएल के प्रोडक्ट का कुणाल जी करते होंगे। तो आप जो लोगों को दूसरों की थाली में घी ज़्यादा नजर आना, वैसे दूसरों के बॉल में या बोतल में ज़्यादा कुछ लिक्विड नजर आ रहा है। बंसल जी आप निष्पक्ष होकर इस पर राय दीजिए, चल क्या रहा है? देखिए अनिल जी, ये सब दोनों अनिल जी बाकी पैनलिस्ट से मतलब कि इंस्पायर्ड हैं। जैसे वो हमारे श्रीकांत जी आते हैं, वो कोटक बैंक रिकमेंड नहीं कर सकते, वो एक्सिस बैंक रिकमेंड कर जाते हैं। फिर राजेश जी आते हैं, वो एक्सिस नहीं रिकमेंड कर सकते, वो कोटक बैंक रिकमेंड कर जाते हैं। तो अनिल जी सेम चीज हो रही है। ये अपने विश्वेश जी जो है, ये कुणाल जी के प्रोडक्ट को, कुणाल जी विश्वेश जी के प्रोडक्ट को, और अनिल जी मेरा कोई लेना देना नहीं है। चलिए डिस्क्लेमर से बचने के लिए दोनों ने एक दूसरे के प्रोडक्ट रिकमेंड कर दिए। अब जैन साहब से पूछते हैं, जैन साहब क्या रिकमेंड करेंगे? सर गुड मॉर्निंग, बताएं। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। एंड लास्ट वीक मैंने फ्राइडे बाजार अगले हफ्ते शो में दिया था, वो 4 पिक्स को एक बार बस जस्ट रिपीट करूंगा। ग्लेनमार्क फार्मा इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे, नीलकमल इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे, वीएसटी इंडस्ट्रीज जो पोजिशनल पिक के तौर पे थी, और प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन, मतलब ये बड़ा वाला है, तो ये लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे। और अगर इस हफ्ते की अगर बात करें तो पिक ऑफ द वीक में पहली पिक है कांसाई नेरोलैक। बहुत बढ़िया लगता है मुझे, पेंट्स के स्टॉक्स में से ये बढ़िया लगता है, और बहुत सारे रेकमेंड किए हुए हैं, एक्सो नोबेल वगैरह, बट ये स्टॉक पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। फिर मुझे लगता है ग्लेनमार्क फार्मा, ये ऑलरेडी मैंने दे ही दिया, और बायोकॉन एपीए का जो ये स्टेप है, ये ओवरऑल मुझे लगता है कि फार्मा कंपनीज बहुत सारे बेनिफिशियरीज होंगे, तो फार्मा स्टॉक्स वैसे ही एक्शन में थे फ्राइडे को, तो बायोकॉन पे ध्यान दे। और एक प्लास्टिक ब्लेंड्स इंडिया लिमिटेड, एक छोटी स्टॉक मैंने पहले भी रखा हुआ है, वो स्टॉक भी अब वापस से अच्छे लेवल्स पे लगता है, तो वहां पर भी ध्यान दिया जा सकता है। ओके, तो आज के लिए 3 स्टॉक्स हैं, कंसाई नेरोलैक, बायोकॉन, प्लास्टिक बैंड्स। एक्चुअली ये हमने टांग अड़ा के ठीक नहीं किया। पहले सब लोग बोलते थे कंसाई, अब सबने बंद कर दिया। कंसाई में मजा तो जो गोदरेज में आता था, जो कंसाई में आता था, वो गोदरेज और कंसाई में नहीं आता। तो आप चाहे तो वापस से चालू कर सकते हैं। प्लास्टिक बैंड्स, कंसाई और बायोकॉन, ये 3 स्टॉक हैं आज। अच्छा, और जैन साहब ये जो फ्राइडे वाले थे, एक तो ग्लेनमार्क, एक वीएसटी इंडस्ट्रीज था, वीएसटी टीलर्स नहीं, वीएसटी इंडस्ट्रीज, राइट, पीएनजी हेल्थ केयर, हेल्थ एंड हाइजीन, और एक में मिस कर गया, और कौन सा था? नीलकमल इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे। नीलकमल, ओके, हाँ चलिए। तो जैन साहब की तरफ से पूरा सप्तऋषि मंडल हो गया आपके लिए। 7 स्टॉक, 4 शुक्रवार के और 3 सोमवार के, ये आपके लिए जैन साहब की तरफ से सारी की सारी पिक्स आती है। तो बेहतरीन स्टॉक्स हैं जहां पर आपके लिए इस वक्त एक्शन। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। ढेर सारे स्टॉक्स आज एक्शन में रहेंगे, और उन्हीं में से एक है इन्फो एज। आईपीओ की तैयारी जोमेटो के, इनकी सब्सिडरी कंपनी, और इसमें आईपीओ लाया जा रहा है। सेबी से ग्रीन सिग्नल, हरी झंडी मिल चुकी है। 8,350 करोड़ के आसपास का आईपीओ का जो अंदाजा लगाया जा रहा है, अभी तक आई नहीं है फाइल नेट प्राइस। जो हमारा अंदाजा है वो 70-80 रुपए के आसपास कुछ प्राइस होनी चाहिए, जो भी हो। देखते हैं क्या कुछ होता है। तो जोमेटो, इसका आईपीओ आने वाला है। स्टॉक ने पिछले हफ्ते तगड़ा एक्शन दिखाया, और शुक्रवार को भी। विश्वेश जी, इन्फो एज चार्ट देखिए जरा। देखिए अनिल जी, बहुत ही शानदार स्टॉक है, और मैं काफ़ी टाइम से इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। और मेरे हिसाब से देखिए अनिल जी, 4200 मई के मिड में आया था, और वहाँ से जो अभी मूव आया है वो बहुत ही बेहतरीन है। मुझे लग रहा है 5800 तक स्टॉक जा रहा है। हमने एक बार रिकमेंड किया था मिड ऑफ द जून में। मुझे लग रहा है 5800 से पहले कोई रुकावट नहीं है अनिल जी। तो यहाँ पर अगर कोई भी पुल बैक आता है, तो मुझे लगता है क्लोजर टू 5100 स्टॉप रख के खरीदना चाहिए। 5800, 5900 तो मुझे लगता है कहीं नहीं गया है। 559 तो कहीं नहीं गया, आना ही आना है। बड़ा मजबूत स्टॉक और बड़े तगड़े यहाँ पर ट्रिगर्स भी। जब तक आईपीओ ना आए तब तक तो रहेगी गर्मी, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। एक और स्टॉक जो बड़ा गर्म हुआ है पिछले हफ्ते से, एक एनालिस्ट मीट के बाद, कॉन कॉल के बाद, वो है रेडिंगटन। और आज जो खबर आई है वो और भी तगड़ी है। 7 तारीख को होगी बोर्ड बैठक, परसों विचार होगा बोनस देने पर। वाह, जैन साहब रेडिंगटन पर दीजिए अपने विचार।
बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टॉक हालांकि मैंने इन दिनों में कम रेकमेंड किया है, बट मुझे ये स्टॉक काफी पसंद है और बहुत दिनों से मैं करते आ रहा हूँ कई पहले। और क्योंकि अब ये इतने बड़े बड़े मूव्स दे चुके हैं, तो थोड़ा सा क्या होता है कि ये कंसोलिडेटेड स्टॉक्स रहते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर रहता है। बट यस, इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव न्यूज, और अभी भी वैल्यूएशंस महंगे नहीं है वैसे देखा जाए तो, और डेट्स वगैरह रिड्यूस किया हुआ है, और क्वार्टरली रिजल्ट्स में मैं देख रहा था तो बहुत ही बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट्स दिए हैं। सो ओवरऑल जिन्होंने ले रखा है वो बिल्कुल होल्ड करें, इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज, एंड बिल्कुल इट्स अ गुड होल्ड फ्रॉम माय साइड। तो ये है आपके लिए रेडिंगटन पर आज फिर से एक्शन का दिन। आइए, सुमित जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, हमारे साथ शामिल तो हो रहे हैं और शामिल हो रहे हैं ऑफिस से। जहां तक मुझे ख्याल है सुमित जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो स्वास्थ्य लाभ करने के बाद पहली बार ऑफिस पहुंचे, ऐसे इतने तैयार होके, बिल्कुल मतलब जो दिख रहे हैं उससे मुझे ऐसा अंदाजा लग रहा है। बिल्कुल गुड मॉर्निंग अनिल जी। बिल्कुल अनिल जी, तबीयत ठीक होने के बाद आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आज पहला दिन है ऑफिस में, और मैं आपको बता नहीं सकता कि किस तरह की खुशी और किस तरह का एकदम मन अंदर से कर रहा है कि जैसे मेरा दूसरा लाइफ में जैसे आदमी फर्स्ट टाइम ऑफिस जाता है ना, जो फीलिंग आती है वैसी फीलिंग अनिल जी मुझे आ रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है अनिल जी। तो मैं एक बार फिर से सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इतना प्यार और इतना ब्लेसिंग्स के लिए। तो आज ऑफिस से शो है अनिल जी। इतना ज्यादा भी खुश मत होइए, इतने टाइम घर पे रहे, घर वालों को मैसेज गलत भी जा सकता है ज्यादा मतलब, और घर पे आपके टीवी तो चलता ही है और यही चैनल चलता है, ये भी ध्यान में रखिएगा कि अच्छा हमने इतनी सेवा की सुमित जी की, रोज सुबह शाम दिन रात ये सब, और आज इन्हें ऑफिस जाकर अच्छा लगा। तो थोड़ी सी भावनाओं को काबू में रखिए खुशी आने दे, अंदर से बहुत आती है, जितनी आए आने दे। मैं भी ऑफिस पहुंचता हूँ तो ऐसे ही होता है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल में। अच्छा बताइए सुमित जी, पिक ऑफ द वीक। जी बिल्कुल अनिल जी, पिक ऑफ द वीक के तौर पे लुपिन को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए। लुपिन 1160 के आसपास का क्लोजिंग है। लुपिन के अंदर मेरे को लग रहा है कि एक करेक्शन, एक कंसोलिडेशन के बाद अब यहाँ से एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। तो लुपिन में नीचे में स्टॉप लॉस लगाइए 1140 का, लुपिन में खरीदारी करें। इस हफ्ते में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें 1180 टू 1200 तक के लेवल लुपिन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो पिक ऑफ द वीक के तौर पे लुपिन में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, लुपिन है वो स्टॉक जहां पर तेजी करके चलें, ये स्टॉक दिखाएगा आपको कमाल। ये है राय सुमित जी की तरफ से। पिक ऑफ द वीक 1182, 1180 और 1200, ये दो टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। आइए बढ़ते आगे, कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन पूरा दिखेगा, उनमें से एक पर और राय ली जाए, और वो है एबी फैशंस, आदित्य बिरला फैशंस। ये स्टॉक आपके सामने लाएंगे। राइट्स इश्यू आ रहा है, 27 रुपए 50 पैसे में राइट्स दिया जा रहा है। ये इसके लिए एक ट्रिगर है आज के लिए। तो जैन साहब जरा राय दीजिए, जिन लोगों के पास एबी फैशंस हैं, आज से राइट्स इश्यू खुल रहा है, क्या उन्हें अप्लाई करना चाहिए? वैसे तो भाव के हिसाब से तो करना ही चाहिए, फिर भी आपकी राय ली जाए एक बार। बिल्कुल करना चाहिए, भाव के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आ रही अनिल जी, बट ओवरऑल मैं स्टॉक को वैसे कम रेकमेंड किया हूं क्योंकि मेरे को फंडामेंटल पैरामीटर्स से कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती है। बट यस, ये सेक्टर ओवरऑल अब काम करेगा। देखिए अब सारे स्टॉक्स चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब में बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। बहुत ही माउथ वाटरिंग प्राइस है, तो और चला हुआ भी अच्छा खासा है नीचे से, तो वैसे बट फिर भी ऐसा लगता है कि इस सेक्टर में जान है और ग्रुप बहुत जबरदस्त है, तो इसके लिए करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय भारत फोर्ज पर, सॉरी आपके लिए राय है एबी फैशन पर। भारत फोर्ज पर अगला सवाल है मेरा, और वो सवाल है कुणाल जी आपसे, जो महीने दर महीने और साल दर साल बिक्री के आंकड़े आए हैं, क्लास 8 ट्रक्स जो नॉर्थ अमेरिका में बेची जाती है, साल दर साल बिक्री ओहो गजब बढ़ी है, मतलब कमाल ही है। 60% से ज्यादा की बिक्री 61% बढ़ी है, महीने दर महीने भी 11% बढ़ी, यानी कि हर एक लिहाज से आंकड़े मजबूत है। तो तीन कंपनियां जो प्रभावित होती है, भारत फोर्ज, रामकृष्णा फोर्जिंग और जीएनए एक्सेल। वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए भारत फोर्ज के चार्ट्स पर राय दीजिए कुणाल जी। अनिल जी देखिए, चार्ट तो बहुत ही शानदार है और भारत फोर्ज लगातार बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है। केवल एक ही समस्या है कि एक रेजिस्टेंस बिल्कुल सामने दिखाई पड़ रही है, और ये रेजिस्टेंस 788 के आसपास है। 788 पर एक बड़ा रेजिस्टेंस चार्ट पर है, और ये जो लेवल्स हैं ये स्टॉक के लिए 2018 के हाईस हैं। तो 788 ये स्टॉक पार कर जाए तो फिर इसमें एक आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी इन स्तरों पर, क्योंकि काफी चला हुआ है। मुझे लगता है कि 785 790 के आसपास एक बार के लिए प्रॉफिट बांधने की मेरी राय है।
785 790 के आसपास प्रॉफिट बुक करें और उसके बाद देखें क्या कुछ होता है। आगे एक और स्टॉक है जिस पर जैन साहब आपको राय देनी है, रेलटेल। ये है वो कंपनी जिसको 5 साल के लिए एक ऑर्डर मिला है रेलटेल को। यहाँ पर अगले 5 सालों में ये इस ऑर्डर को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ऑर्डर की साइज जहाँ तक मुझे ध्यान है कि निकल कर नहीं आई है, लेकिन छोटा ऑर्डर है 17 करोड़ का, लेकिन है। तो बताएं रेलटेल पे क्या व्यू है आपका? नहीं, बिल्कुल रेलटेल पे मैं काफी बुलिश हूं और मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और देखिए ये अगेन रेलवे स्टॉक्स बढ़िया लग रहे हैं और ये जो सर्विसेज मुहैया करवाती है वो जबरदस्त। और मुझे लगता है कि अब जिससे अनलॉक हो रहा है और ओवरऑल अब वापस से ट्रेन की सेवाएं जब प्रॉपर्ली होगी तो सरकार भी अब वापस से इस पे स्पेंडिंग करना शुरू तो वैसे ही कर रखी है और भी करेगी। और वीपीएन, ब्रॉडबैंड और ये सब जो मॉडर्नाइज करते हैं रेलवे स्टेशन को, लगता है कि ये स्टॉक बिल्कुल बढ़िया लगता है। और मैंने स्टॉक को नवमी के 9 पिक में दिया और 103, 4, 5, 105-10 रुपए के लेवल्स पे था और वहां से तो बहुत बड़ा मूव दे चुका है। बट अभी भी बहुत सस्ता लगता है मुझे और बहुत अट्रैक्टिव लगता है। इन लेवल्स पे बिल्कुल लेना चाहिए। 125-30 रुपए का लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट और ऊपर के लेवल्स मुझे लगता है कि 175 तक के लेवल्स आने वाले कुछ क्वार्टर्स में दिखाएगा।